बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आज मैं फिजिक्स का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें हम फिजिक्स का 2 नंबर वाले देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस होता क्या है? तो हम एक अवतल दर्पण बनाए हैं। अवतल दर्पण, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हीं को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यही बात को हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है। तो लिखना क्या है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, कोमा, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें प्रधान परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है गोलीय दर्पण की? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और इसकी क्या निकालना है, फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी यानी F बराबर जो हो जाएंगे वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा यानी बट्टे 2। तो कितना हो जाएंगे, 20/2, तो काट दिए तो 10 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितना, फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। यदि इस तरह के सवाल आए तो हमें इस कदर से सॉल्व करना होगा। अगला सवाल है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो वह दर्पण जो है, वह दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगते हैं। किधर बनने लगते हैं, दर्पण के पीछे बनने लगते हैं। तो ये पीछे जो बनता है इन्हीं को कहा गया है आवर्धित प्रतिबिंब। तो हम लिखेंगे आंसर में, अवतल दर्पण में वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब
प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, कोमा जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। कौन सा दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल दर्पण में है। इनका कारण क्या है कि वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे यानी आवर्धित, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। अगला सवाल है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका आंसर लिखना है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार जो होता है वह काफी अधिक होता है। उत्तल दर्पण का क्योंकि वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार जो है, दृष्टि विस्तार काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है तथा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, सीधा और काल्पनिक बनाते हैं, तथा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है, तथा वस्तु से छोटा बनाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें क्या दिया रखा है कि वक्रता त्रिज्या जो है वह कितनी है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी यानी F बराबर R/2। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो हम यहां से फोकस निकालें तो फोकस कितनी हो जाएंगी, R का मान 32/2 काट दिए तो 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें, वायु में
गमन करती प्रकाश की किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकाश जो है वह किधर है, वायु में है, और ये प्रवेश किधर कर रहे हैं, जल में। यानी वायु जो हो गया वह विरल माध्यम हुआ और जल जो है वह सघन माध्यम है। अर्थात प्रकाश जो मुड़ेगा वह किधर मुड़ेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ेंगे। तो यहां पर आंसर में क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण जब वायु से जल में प्रवेश करेंगे, जल में प्रवेश करेंगे तब वह अभिलंब की ओर मुड़ेंगे, तब वह अभिलंब की ओर झुकेंगे, क्योंकि वायु विरल माध्यम है, क्योंकि वायु विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है, जल सघन माध्यम है। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन में जाती है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तब वह अभिलंब की ओर झुकती है, तब वह अभिलंब की ओर झुकती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इतना लिखना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए। अगला सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इनका आंसर लिखना है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन यह है कि, इसका कथन या अभिप्राय, यह है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व अधिक है, हीरे का प्रकाशीय घनत्व अधिक है, जिससे हीरा कठोर धातु है, जिससे हीरा कठोर है और हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, और हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है।
अगला सवाल है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की एक डायोप्टर क्षमता कब होगा? जब उसकी फोकस दूरी जो होगा वह कितना होगा? 1 मीटर होगा। तो यही बात को हमें इसमें क्या करना है? लिखना है। लिखना क्या है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होने के लिए, एक डायोप्टर होने के लिए, एक डायोप्टर होने के लिए उनकी फोकस दूरी, उनकी फोकस दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर होनी चाहिए। किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होने के लिए उसकी फोकस दूरी जो है वह कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 का क्या अर्थ है? उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर लिखना है कि समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 का अर्थ होता है, प्लस 1 का अर्थ होता है, अर्थ होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी ये दोनों समान होता है। अर्थात वस्तु की प्रतिबिंब दूरी समान होता है, वस्तु की प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी समान होती है, समान होती है तथा प्लस 1 का अर्थ है, प्लस 1 का अर्थ यानी धनात्मक का अर्थ है, धनात्मक का अर्थ है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। अगला प्रश्न है आपतित किरण क्या है? तो आपतित किरण क्या है? तो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें यदि किसी सतह पर पड़ती हैं तो सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो इसका आंसर लिखना है कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ती है, कोमा तब उस प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं।
आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, परावर्तित किरण क्या है? तो आपतित किरण जब किसी सतह पर पड़ती है और वहां से पुनः मुड़ जाती है, तब उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, कोमा और कोमा नहीं, और उस सतह से पुनः मुड़ जाती है, कोमा तब मुड़ने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है कि जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है और उस सतह से पुनः मुड़ जाती है, तो वही मुड़ने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? तो वाहन के साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका मूल कारण क्या है, इससे पहले हम बता दिए हैं कि साइड मिरर में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उसी का आंसर लिखना है। तो लिखना क्या है कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण की दृष्टि विस्तार काफी अधिक होता है, तथा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है। वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मुख्य रूप से स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण की दृष्टि विस्तार काफी अधिक होती है, जिससे एक छोटा सा जगह में बड़े बड़े कार बस अट जाते हैं, जिसका प्रयोग वाहन के शीशे के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं, तो वह अपने पथ से थोड़ा क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है, प्रकाश
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, कोमा, तब प्रकाश अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, कोमा, जिन्हें प्रकाश के अपवर्तन कहे जाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वह अपने पथ से थोड़ा क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, जिन्हें प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आंसर लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम क्या होते हैं कि ये हो गया आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या, कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फटाफट इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।